चलिए आज समझते हैं कि मैक्सवेल का सिद्धांत। मैक्सवेल का सिद्धांत को समझने से पहले हम समझते हैं रदरफोर्ड का सिद्धांत। रदरफोर्ड ने क्या किया था, 1911 ईस्वी में एक अल्फा किरण को लिया था और उस अल्फा किरण को क्या किया, सोने के पत्थर पर क्या किया था, प्रवाहित किया था। ये क्या सोने के पत्थर लिए और इस पत्थर को क्या करता, अल्फा किरण को क्या कर देता है, जब प्रवाहित किया तो उन्होंने देखा क्या हो, इस अल्फा किरण के अधिकांश भाग क्या करते हैं, पार कर गया। तो उन्होंने पहले बताया था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। इसके बाद वो देखा कि फिर जब और अल्फा किरण को प्रवाहित किया तो अपने पास से क्या होगा, कुछ भाग क्या होगा कि विचलित हो गया। अपने पास से क्या होगा, कुछ भाग जब विचलित हो गया तब तो उन्होंने बोला इसका मतलब है परमाणु के नाभिक में कुछ न कुछ है। इसके बाद और जब प्रवाहित किया, बोला जब नाभिक में कुछ न कुछ है मतलब अल्फा किरण क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर क्या था, नाभिक में क्या था, यहाँ पर क्या था, कुछ न कुछ था, मतलब ये न्यूक्लियस जो था जब अल्फा किरण को यहाँ प्रवाहित किया अपने पास से क्या हो गई, विचलित हो गया। तो बोला इसका मतलब यह क्या है, यहाँ पर कुछ न कुछ धनात्मक कुछ न कुछ चार्ज है, मतलब क्या बोल दिया, धनात्मक का है। अल्फा किरण क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव अब पॉजिटिव जाती है तो विकर्षण हो गया, इसलिए क्या हो, यहाँ से यहाँ जब गया तो अपने पास नाभिक के जैसे पास गया, अपने पास से क्या हुआ है, विचलित हो गया। इसके बाद जब फिर गया, फिर करंट किरण को लेके गया, इसके बाद क्या हुआ, अपने पथ से यहाँ टकरा के फिर अपने पथ पर क्या हो गया, पीछे अपनी और क्या गया, मुड़ गया। तो बोला परमाणु को जो नाभिक है क्या होता है, एक ठोस होता है। पहला क्या था, जब पार कर गया तो खोखला, जब अपने पास से विचलित, बोला क्या धनात्मक है। और क्या हुआ, जब अपने पास पर गया घूम गया तो बोला क्या है, नाभिक का घूम गया मतलब क्या हुआ, वो ठोस होता है। चलिए अब ये और इसके बाद जो अब बात बताया था कि रदरफोर्ड ने बोला क्या परमाणु क्या होता है, जब अपनी कक्षा में जब चक्कर लगाता है तो वो क्या करता है, वो उत्सर्जन करता है। और दूसरा नियम बता रहा था पॉइंट में क्या, इसके बाद बोला क्या उत्सर्जन करता है, ये भी बोला। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में अपना अच्छा से जानकारी नहीं दे पाता, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अस्थायित्व के बारे में नहीं जानकारी दिया था। इसके बाद आया मैक्सवेल का सिद्धांत। अब कहता है मैक्सवेल का सिद्धांत यानी कि 1913 में कहता है क्या, तो बोला उन्होंने रदरफोर्ड ने कहा था क्या, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तब इन्होंने इसके ऊपर खंडन किया, कौन, मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने कहा यदि इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के पथ पर चक्कर लगाता है तो जब ऊर्जा को उत्सर्जन करता है तो अपने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अपने नाभिक में गिर जाएगा। जैसे मान लिया जाए कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है अपने पथ पर का चक्कर जब लगा रहा है, जब चक्कर लगाकर धीरे धीरे चक्कर लगाते 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 क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियस में भी जाके क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, ये अपना परमाणु का जो अस्तित्व है, क्या बोले, परमाणु का जो अस्तित्व है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और क्या होता है, इसका सारे एटम तो जो भी है कहानी खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या, कौन बोला, मैक्सवेल ने बोला। लेकिन एक और वैज्ञानिक है फिर क्या करता है, बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल क्या करता है, रदरफोर्ड मॉडल की त्रुटियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने 1913 में क्या था, मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत की सहायता से एक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को बोर का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। अब क्या कहता है इसका सिद्धांत, अब समझते हैं। कहता है पहला पॉइंट इन्होंने लिखा क्या, कि परमाणु केंद्रक में नाभिक होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। यानी कि ये क्या, कोई परमाणु है, इस परमाणु के अंदर ये क्या होता है, नाभिक होता है। परमाणु के नाभिक के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्या बोले, परमाणु के अंदर एक क्या होता है, नाभिक होता है और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। अब कहता है दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता तो ऊर्जा को उत्सर्जन नहीं होता है। तब इन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर अपने ही चक्कर में जब क्या करता है, तो घूमते रहेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा, यानी कि ऊर्जा का कोई ना तो कमी होगा ना तो बढ़ोतरी होगा। लेकिन अब कहता था, अगला पॉइंट में कहता है जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो क्या होता है, उसकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे आप समझते हैं कि कैसे बढ़ जाती है। जैसे मान लिया कोई भी अगर स्टूडेंट है,
वो 8th क्लास में अगर पढ़ रहा है, अगर वो 10th क्लास में अगर जाएगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, पहले अपने जाने के लिए क्या करना, अपना ऊर्जा क्या करना, ग्रहण करना पड़ेगा, यानी कि पहले पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद जाके क्या करें 10th की क्लास में क्या करेगा समझ में आएगा। या 10th का स्टूडेंट अगर हमको 12th को पढ़ना चाहता है तो क्या करेगा, वो पहले क्या करता, ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ेगा, मतलब यानी कि पहले पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर वो 12th का अच्छे से समझ में आएगा। अब कहता है अगला पॉइंट कि जब उच्च कक्षा से, मान ली उच्च कक्षा से अगर निम्न कक्षा की ओर जाता है, क्या बोले, उच्च कक्षा से जब निम्न कक्षा की ओर जाता है तो क्या करता है, ऊर्जा को क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ऊर्जा क्या करता है, उत्सर्जन करता है। जब उत्सर्जन करेगा उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ऐसा मान लिया जाए अब कोई 10th का स्टूडेंट है, अगर वो क्या करता है, अगर 10th का स्टूडेंट अगर वो पढ़ना नहीं चाहेगा, अगर यह नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी ऊर्जा में क्या होता है, कमी होगा, यानी कि क्या होगा, उसके नॉलेज में क्या हो जाएगा, कमी होगा। जैसे कि अगर नॉलेज में कमी होगा तो क्या होगा, उसका हर चीज में ऊर्जा भी कमी हो गया, नॉलेज भी कमी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, वही बोले कि जब दूर वाली कक्षा से नजदीक वाली कक्षा में, जब दूर वाली कक्षा से नजदीक वाली कक्षा में आता है तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, जिससे क्या होता है, उसकी ऊर्जा में कमी होती है। अब कहता है सेल यानी कक्षा, कक्षा किसे कहें, ये कोई परमाणु है, कोई परमाणु है, इस परमाणु के अंदर में क्या होता है, एक नाभिक होता है। इस परमाणु के अंदर क्या होता है, तो नाभिक होता है। इस नाभिक के चारों ओर क्या होता है, चक्कर लगाते रहता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें चक्कर लगाता है। जब चक्कर लगाता है, इस कक्षा को, ये हो गया पहला कक्षा, यानी कि ये हो गया पहला कक्षा, ये हो गया दूसरा कक्षा, ये हो गया तीसरा कक्षा, ये चौथा कक्षा, इसके बाद और भी क्या होगा, कक्षा बोलेंगे। अब कहता है कि पहला कक्षा को जो नाम देंगे हम के, पहला कक्षा जो नाम देंगे हम के बोलेंगे, दूसरा कक्षा के बाद जो नाम देंगे तो एल बोलेंगे, तो तीसरा कक्षा का जो नाम देंगे एम देंगे, चौथा कक्षा का जो नाम देंगे तो हम एल देंगे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि पहला कक्षा में के में जो है पहला कितना इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे मान लिया जाए तो कोई कक्षा है, के कक्षा है, के कक्षा है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको देने के लिए तब एक और वैज्ञानिक है तो बोला बोरबोरी के अनुसार, क्योंकि बोरबोरी ने कहा किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना होगा, तो 2n² के द्वारा हम निकाल सकते हैं। क्या बोले, किसी भी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन कितना आएगा उसको निकालने के लिए कितना फार्मूला दिया, ये 2n² का फार्मूला दिया। जैसे हम बोले के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे यहाँ के कक्षा है, फार्मूला कितना है 2n², यानी पहला कक्षा है, जब इसको n का अब कहता है m बराबर, या m बराबर कितना कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, तो m बराबर 2 × 3 का स्क्वायर, 3 किया 9 दूनी कितना हो गया 18, के एल एम एन, n बराबर कितना हो जाएगा 4, 2 × 4 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 और 16 दूनी 32। इसका मतलब हुआ क्या, अगर के कितना, जो पहला के मतलब क्या, पहला कक्षा, और पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, पहला कक्षा में जो अधिकतम से अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसके बाद एल कक्षा में जो आएगा तो अधिकतम से अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब हुआ कि दूसरी कक्षा यानी कि एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे मान लीजिए तीसरी कक्षा कितना है 18, तो इसमें जो एम कितना आएगा 18 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसका मतलब हुआ जो तीसरी कक्षा था अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका मतलब अगर चौथी कक्षा की बात किया जाए कितना आएगा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 32 इलेक्ट्रॉन आएगा। हम किसी भी कक्षा का क्या निकाल सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। तो याद रखना है क्या, के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, तो 2 आएगा, एल में कितना आएगा, तो 8 आएगा, तो एम में कितना आएगा, तो 18 आएगा, और एन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएगा तो बात होगा कितना होगा, तो 32 आएगा। ये था कक्षा के बारे में। अगला है कि उप कक्षा किसे कहा जाता है और उप कक्षा में कितना कितना इलेक्ट्रॉन बनेगा, एक उप कक्षा में कितना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।